फ्रेंड्स हम कर रहे थे एमपीपीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसका एक नया वीडियो आपके सामने आ गया है। 2-3 वीडियो पहले ही डाल चुका हूं मैं, उसी का कंटिन्यूएशन है। ईयर वाइज क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं एक नए क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर लिया था। 18 क्या कह रहा है देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द गवर्नर ऑफ एमपी। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा गवर्नर नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से जब आप देखेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, जस्टिस अंशुमान सिंह। क्यों डी हो जाएगा? क्योंकि ये अंशुमान सिंह जो है ये गवर्नर कहाँ के हैं? राजस्थान और गुजरात के गवर्नर रह चुके हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सारे गवर्नर्स के नाम याद होने चाहिए? नहीं, एक बार ओवरव्यू आपको करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है लिस्ट गवर्नर की। इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। सबसे पहले गवर्नर जो थे वो कौन थे? ये थे पट्टाभी सीतारमैया। ये इंपॉर्टेंट है और इनका टेन्योर भी देख लीजिएगा, 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक, पट्टाभी सीतारमैया। और इसके बाद हरिविनायक पटास्कर, रेड्डी, पीवी दीक्षित, फिर रेड्डी आ गए। इसके बाद सत्यनारायण सिंह, एन एन वांचू, सीएम पुंचा, बीडी शर्मा। तो ये सारे गवर्नर जो है एक बार आप देखते जाइए। नारायण दत्त ओझा, के एम चांदी। और अभी प्रेजेंट गवर्नर की मैं बात करूं, भाई महावीर, मोहम्मद साफी कुरैशी, एम ए खान, गरला, ये याद कर लीजिएगा, सरला अग्रवाल, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट, आप इससे ऊपर देखिए एक भी लेडी नाम नहीं दिखा होगा आपको। तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी ये, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। और ये कब बनी थी? मार्च 1989 से फरवरी 1990 तक। तो ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी। इसके बाद एम ए खान, सैफी कुरैशी और ऐसे करके फिर बाकी सारे गवर्नर्स हैं। रामेश्वर ठाकुर, बलराम झक्खर, राम नरेश यादव। और फिर लास्ट में जो है ये देखिए, बस यहाँ पे देखिए, मनु भाई सी पटेल। ये अभी इस समय गवर्नर है, मंगू भाई सी पटेल, ठीक। तो इसमें आप एक चीज देखे होंगे कि इसमें कौन सा नाम नहीं है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जस्टिस अंशुमान सिंह का नाम आप नहीं पाए होंगे। और इसके अलावा ये जो 3 है नाम, ये तीनों रह चुके हैं। और जस्टिस अंशुमान सिंह चूंकि राजस्थान और गुजरात के गवर्नर थे, इसलिए ये एमपी के गवर्नर नहीं रहे हैं कभी। और अगर बलराम झक्खर की बात करूं तो ये 18वें गवर्नर थे, 18th गवर्नर। और इनका टाइम पीरियड क्या था? 20 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2009, ठीक है। और इसके बाद रामेश्वर ठाकुर जो हैं ये थे 19th गवर्नर, 19th गवर्नर। और ये कब रहे हैं? 2009 से, रामेश्वर ठाकुर कब रहे हैं? 2009 से 2011, 19th गवर्नर, ठीक है। 2009 से 2011 तक 2 साल। और इनको भी क्यों छोड़े महावीर भाई को? ये तो भाई हैं अपने। तो महावीर भाई जो है ये 16th गवर्नर थे, 16th गवर्नर। और ये रहे हैं 1998 से लेके 2003 तक। तो अब ये इससे तय हो गया कि गवर्नर, सीएम, चीफ सेक्रेटरी, स्पीकर, ये सारे जो अभी तक जितने भी एमपी में रहे हैं, एक बार आपको उनके बारे में या उनका नाम एटलीस्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि अभी ये गवर्नर पूछ रहा है तो हो सकता है अगली बार सीएम पूछ ले, ठीक है। तो ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, विच स्टेट डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश। ये बहुत ही लुलू सवाल है क्योंकि अगर जिसने भी मैप देखा होगा वो आराम से कर देगा। अगर आप मैप देखोगे, चलिए मैप बना देता हूं मैं आपके सामने। देखिए कुछ इस तरीके का मैप है, थोड़ा सा अच्छा तो नहीं बना लेकिन चलिए काम चल जाएगा। कुछ इस तरीके का मैप है एमपी का, ये आपका एमपी है। अब आप ध्यान से देखोगे, देखिए अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो मैप में अगर ये एमपी है तो जस्ट इसके ऊपर इधर है यूपी, ये है आपका यूपी, ठीक है। और इस तरफ आपको 2 स्टेट मिलेगा, एक मिलेगा गुजरात और एक मिलेगा राजस्थान। यूपी से बॉर्डर टच होता है, ये इधर राजस्थान का बॉर्डर टच होता है और ये है गुजरात, ठीक। इस तरफ राजस्थान, अब ये बॉर्डर यूपी के साथ टच हो जाता है और राजस्थान गुजरात का बॉर्डर टच होता है। अब नीचे देख लेते हैं एमपी के, तो देखिए इस तरफ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चूंकि सेंटर में है ना इसलिए ज्यादा स्टेट ले रहा है ये, महाराष्ट्र है। और इसके इधर है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और फिर ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर यूपी से टच होता है। और यहाँ पे एमपी का स्टेट है, एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, सिंगरौली, सिंगरौली। इसका बॉर्डर टच होता है यूपी से भी और छत्तीसगढ़ से भी, ठीक है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान इस तरफ है। तो कौन सा स्टेट आपको नहीं दिख रहा है इन फोटो में? ये झारखंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। राजस्थान भी है, गुजरात भी है और महाराष्ट्र भी है, क्लियर।
देखिए गुजरात से दो जिले टच होते हैं एमपी के, एक तो झाबुआ और एक अलीराजपुर। ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया, झाबुआ और अलीराजपुर ये दो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर टच होते हैं, ठीक। और इनमें से एक जो है उसका बॉर्डर टच होता है दोनों से, गुजरात से और राजस्थान से। तो ये आप बताइएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर राजस्थान और गुजरात दोनों से टच होता है। यूपी और छत्तीसगढ़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सिंगरौली। अच्छा, सिंगरौली के बारे में एक और बात बता दूं कि सिंगरौली से ही प्राइम मेरिडियन पास होता है, प्राइम मेरिडियन पास होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखिए इस तरीके का सवाल भी पूछा जा रहा है, आप चाहे तो इस तरीके के सवाल को स्किप कर सकते हैं क्योंकि कितने लोगों का आप नाम याद रखेंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा है एक बार तो आप देख के टिक कर सकते हो, एक बार थोड़ी अगर रीड किया है नाम इनका तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवनी वैश्य। ये कमिश्नर नहीं रही है अवनी वैश्य। अवनी वैश्य जो है ये फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थी मध्य प्रदेश की, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थी मध्य प्रदेश की, और 2010 से लेकर 2012 तक, ठीक है। तो ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन करना पड़ेगा। और इस समय अगर बात करें कि इस समय चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो ये है इकबाल सिंह भैंस, इकबाल सिंह भैंस। आई एम सॉरी, मैं इनको भैंस इसलिए प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में है तो भैंस, लेकिन बस याद रखने के लिए, ठीक है। इकबाल सिंह भैंस ये है क्या इस समय प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये लोग कौन थे, गोपाल शरण शुक्ला, तो ये जो है ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं 2000 से लेके 2006 तक, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। और आर परशुराम कौन है, तो आर परशुराम फिफ्थ स्टेट कमिश्नर रहे हैं, फिफ्थ 2000 क्या था 13 से लेके 18 तक, 2013 से लेके 18 तक। और अजीत राय ज्यादा, अजीत राय ज्यादा ये जो है ये फोर्थ स्टेट कमिश्नर रहे हैं, फोर्थ स्टेट कमिश्नर। और ये कब से कब रहे हैं, अजीत राय ज्यादा 2010 से लेके 2013 तक। अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जितने भी एमपी के जो फेमस पर्सनैलिटी हैं या जो लेजिस्लेचर में है, जैसे कि गवर्नर हो गए, सीएम हो गए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गए, स्पीकर हो गए, तो उनका नाम आपको भैया याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अभी कौन है इस समय, कौन है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो अगर इस समय की बात करूं तो बसंत प्रताप सिंह, बसंत प्रताप सिंह ये इस समय के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, बसंत प्रताप सिंह, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी अवनी वैश्य। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि एनएचआरसी इसके लिए जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं उसकी एक कमिटी बनती है, तो उस कमिटी में कौन, उस कमिटी का कौन मेंबर नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये जो चेयरमैन होता है ये उस कमिटी का मेंबर नहीं होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए ये है आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और ये एक स्टेचुअरी बॉडी होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। और ये 12 अक्टूबर 1993 को इसको स्टेब्लिश किया गया था। और कौन से एक्ट के तहत, नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट 1993। बाद में इसको 2006 में अमेंड भी किया गया, फिर 2019 में अमेंड किया गया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इसकी जो कमिटी होती है, कंपोजिशन जो है इसका, कंपोजिशन आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए मल्टी मेंबर बॉडी होता है, और इसमें चेयरमैन होता है और 5 और मेंबर होता है। तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 6, ठीक। ये तो मेन मेंबर्स हो गए, फुल टाइम मेंबर। इसके अलावा ये फुल टाइम मेंबर्स के अलावा कमीशन ऑल्सो हैज 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तो 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। और वो कौन है, वो आपके नीचे लिखे हुए हैं, देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज मेंबर ऑफ एनएचआरसी। तो ये 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है। और इसमें जो चेयरमैन है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चेयरमैन कौन होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और ये जज, और ये 2019 का अमेंडमेंट एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1983, इसी में इसको बनाया गया है, ठीक। और एक मेंबर जो है वो रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, और एक मेंबर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होना चाहिए। और भी कुछ बातें देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर बॉडी। अब इसी 6 मेंबर बॉडी की बात कर रहा था, तो इसमें कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा,
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब इसमें कौन सा नहीं है नाम, तो वही नाम आंसर हो जाएगा। नाम अब देखेंगे आप, तो नाम कौन सा देखिए, ये भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, दूसरे स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल ये भी है, स्पीकर ऑफ द ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल ये भी है। तो कौन सा रह गया, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। तो इसके बारे में देखिए, चेयरमैन होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, सही है। दूसरा है मेंबर ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, सही है। मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो ये देखिए यही गलत है, रीअपॉइंटमेंट के लिए मेंबर्स एलिजिबल होते हैं। और चेयरपर्सन ऑफ अ मेंबर इज इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी एकदम सही है। जो एक बार चेयरमैन बन गया उसके बाद फिर उसको किसी भी पोस्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी डिटेल मैंने बता ही दिया है इस पे। अगला है चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। अब देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर। ये स्टेट ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए गवर्नर। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993 जो था, ये 1993 का जो एक्ट था, इसने चेयरपर्सन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए किसको बताया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वहां था सुप्रीम कोर्ट, यहाँ कौन है, हाई कोर्ट, या जज ऑफ हाई कोर्ट, वहां पे क्या था, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और इसको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर जी अपॉइंट करेंगे। ठीक, चलिए अब अगले सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, कुछ और बातें बता दूं, देखिए चेयरपर्सन और जो मेंबर्स होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, इसको भी अपॉइंट करने के लिए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट करने के लिए कमिटी बनती है। तो उसमें भी मेंबर्स कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, इसमें होते हैं सीएम, वहां प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ होंगे सीएम। इसके अलावा होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इसके बाद होम मिनिस्टर, इसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये मेंबर्स, ये वो मेंबर हैं जो अपॉइंट करते हैं इनके मेंबर्स को, समझ रहे ना बात को। तो उनमें ये लोग हैं, सीएम, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ सीएम इन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, और चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये सारे लोग जो हैं ये मेंबर अपॉइंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको आप एक चीज में बता दूं कि एनएचआरसी हो गया, एनएचआरसी हो गया, या फिर स्टेट स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, एसएचआरसी, इन दोनों को डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा, और इसके बारे में एक एक फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन रहा है और लगातार आप देख रहे हैं 4-5 क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन देखिए सामने आ रहा है आपके, तो उसको देख लेते हैं। An advocate may be specified by the state government for the purpose of conducting of cases in human rights court as special public prosecutor who has been practiced for not less than। तो अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विशेष लोक अभियोक्ता के रूप में मानवाधिकार न्यायालयों में संचालन के उद्देश्य हेतु एक वकील कम से कम कितने वर्ष तक कार्यरत रहा हो, जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 साल। 7 साल तक उसको रहना पड़ेगा। ठीक है, और इस आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो इसमें क्या है कि ये उन्हीं को ले सकता है, उसी वकील को ले सकता है जो कम से कम 7 साल से वकालत कर रहा हो। ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहा हूं। तो वर्तमान अध्यक्ष इस समय अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, अरुण कुमार मिश्रा, ये है एनएचआरसी के, और ये अगस्त 2021 से है, अगस्त 2021। कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एमपीपीसीएस प्रीलिम्स में आ चुके हैं। पहला सवाल है ऑल द पनिशेबल ऑफेंस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 आर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कॉग्निजेबल एंड ट्रायबल समरी। कॉग्निजेबल एंड ट्रायबल समरी का मतलब क्या होता है, संज्ञेय और परीक्षण योग्य सारांश, संज्ञेय और परीक्षण योग्य सारांश। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको। जो भी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत जो भी पनिशेबल ऑफेंस होंगे, और ये जो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, ये है एक्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, एक्ट ऑफ अनटचेबिलिटी 1955। अनटचेबिलिटी की बात होती है तो आर्टिकल 17 याद आता है,
आर्टिकल 17 याद आता है, ठीक है। और इसके तहत जो है ये 1976 में एक अमेंडमेंट आया था और इसी के तहत जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ठीक है। इसके तहत जितने भी ऑफेंस हैं उन ऑफेंस में क्या होगा कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है और ट्रायबल समरी के लिए वैलिड है। अब ये कॉग्निजेबल क्या होता है कि अगर कोई पर्सन इस तरीके का ऑफेंस करता है तो पुलिस जो है, पुलिस वो तुरंत एक्शन लेगा विदाउट वेटिंग फॉर अ फॉर्मल कंप्लेंट और कोर्ट ऑर्डर, विदाउट वेटिंग फॉर अ फॉर्मल कंप्लेंट और कोर्ट ऑर्डर, मतलब वो डायरेक्ट एक्शन लेगा और जो ऑफेंस किया है उसको पकड़ के जेल में डाल देगा, तुरंत अरेस्ट कर लेगा किसी भी वारंट के बगैर। ये होता है कॉग्निजेबल। और दूसरा है ट्रायबल समरी। इसका मतलब ये होता है कि इन तरीके के जितने भी ऑफेंस हैं उनको तुरंत समरी वे में, यानी ज्यादा नाटक ना करते हुए समरी वे में इसका ट्रायल होगा और इसका तुरंत इसका जो भी फैसला है वो बहुत ही जल्दी निकाला जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये उतना सीवियर नहीं होता है पनिशमेंट इसका, और नॉर्मली इसकी सजा कम होती है, लेकिन सिंपल होता है और फास्टर होता है। यही मतलब हुआ इन दो वर्ड्स का, सिंपल होगा और फास्टर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, कॉग्निजेबल एंड ट्रायबल समरी। अब अगर ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है तो आराम से आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट। एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट, तो इसका आंसर क्या होगा सत्यभामा सैटेलाइट। आंसर क्या होगा, सत्यभामा सैटेलाइट। और ये जो है ये माइक्रो एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट सैटेलाइट है जो इंडिया में डेवलप हुआ है। और ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ कि किसी कॉलेज वगैरह में इसको बनाया गया है। तो ये कहाँ बना है, ये बना है सत्यभामा यूनिवर्सिटी है, सत्यभामा यूनिवर्सिटी चेन्नई में है। इसी के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ने मिलकर इसको बनाया है, इस सैटेलाइट को। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय बनाया होगा 1 साल 2 साल पहले, तो उसी को पूछ लिया है, ठीक है। एक्चुअली ये सैटेलाइट जो है ये 22 जून 2016 को बनाया गया था, तो इसीलिए करंट अफेयर में इसने उसको पूछ लिया। और इसको लॉन्च किससे किया जाता है, PSLV-C34 से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। विच पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉक नी सिंड्रोम। अब ये एक बीमारी है नॉक नी सिंड्रोम। नॉक नी सिंड्रोम के लिए कौन सा पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर क्या होगा, फ्लोराइड। क्या होगा आंसर, फ्लोराइड। अब ये होता क्या है नॉक नी, ये एक एंगुलर डिफॉर्मिटी है जो घुटने में हो जाता है, ठीक है, नी में होता है मेनली। और इसमें नी और लेग्स दोनों अगर आप स्ट्रेट करेंगे तो उसको टच करने लगता है एक दूसरे को। ये मेनली देखिए जो मिलिट्री में जाते हैं लोग इसी वजह से बहुत बार छट जाते हैं, ठीक है। अगर आप सीधे खड़े होंगे तो ये अगर आपका नी है इधर वाला और ये दूसरा, तो ये दोनों आपस में टच हो जाएगा, इसी को बोलते हैं नॉक नी सिंड्रोम। और ये होता है फ्लोराइड पोल्यूशन की वजह से। अगर मैं बात करूं कैडमियम, तो कैडमियम पोल्यूशन की वजह से होता है एक डिजीज, इटाई इटाई। नाम सुना होगा आपने, इटाई इटाई, ठीक है। और मरकरी की बात करूं तो मरकरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीना माटा, मीना माटा डिजीज। मीना माटा डिजीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, मरकरी। देखिए एम से मरकरी और एम से मीना माटा, और बाकी फ्लोराइड में बता दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज। ये तो बहुत आसान सवाल है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये है जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी इसका मतलब क्या है कि इसको देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन जो होता है एंथर से स्टिग्मा, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, इस टर्म को कहते हैं हम पॉलिनेशन, ठीक है। और ये पॉलन जो है ये मेल पार्ट है फ्लावर के, मेल पार्ट से मिलता है, फ्लावर के मेल पार्ट से मिलता है। और पिस्टिल जो है, पिस्टिल ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ठीक है। और इसमें स्टिग्मा जो है वो टॉप पे होता है, फीमेल पार्ट में स्टिग्मा जो है ये टॉप पे होता है। अब जीटोनोमोगैमी क्या होता है, ये एक प्रोसेस है पॉलिनेशन का। दो फ्लावर एक ही प्लांट के होने चाहिए, टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, ये एक टर्म है बेसिकली और कुछ नहीं है। जब ये पॉलिनेशन करते हैं तो उसको कहते हैं हम जीटोनोगैमी, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ऑटोगैमी क्या होता है, सेम फ्लावर होता है, इसमें दो फ्लावर है उसमें सेम फ्लावर होगा। और जीनोगैमी क्या होता है, ये होता है, ये जीटोनोगैमी का उल्टा है। इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा और डिफरेंट प्लांट। अब इसमें प्लांट ही चेंज हो जाता है, प्लांट 1 से प्लांट 2 में अगर ये चीज होगा तो उसको क्या कहेंगे, जीनोगैमी। तो ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। इस बार जीटोगैमी पूछ लिया, हो सकता है अगली बार जीनोगैमी पूछ ले, ठीक है। ध्यान रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो यही होता है, सेम क्वेश्चंस अगर आएंगे तभी आपको फायदा होगा। थोड़ा सा घुमा दे बस तो आप उसको कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत आसान सा सवाल है, कोबोल पास्कल बेसिक, ये तीनों जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
देखिए अगला सवाल है कि हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो चार ऑप्शन है, बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस, कोफी अन्नान और कूट वल्दिज्म। तो आंसर बहुत आसान है, एंटोनियो गुटेरेस। ये पूछ रहा है यूएन ऑर्गेनाइजेशन के कौन है सेक्रेटरी जनरल। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये कब बना था, 24 अक्टूबर 1945, जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ था उसके बाद इसका गठन किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वार टू की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड वार टू। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, और एट प्रेजेंट कितने कंट्रीज हैं इसमें, 193 कंट्रीज। लास्ट मेंबर जो इसको ज्वाइन किया है वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान लास्ट मेंबर है। और एंटोनियो गुटेरेस साहब जो हैं ये इसके क्या है, सेक्रेटरी जनरल। और ये कब बने थे, 2017 में बने थे और अभी तक बने हुए हैं। और ये कहाँ के सिटीजन है, एंटोनियो गुटेरेस, पोर्टुगल, पुर्तगाल के सिटीजन है एंटो गुटेरियस। बाकी जो नाम दिया हुआ है आपको, बान की मून, तो बान की मून 8th सेक्रेटरी जनरल थे 2007 से लेकर 16 तक, 7 से लेकर 16 तक। और कोफी अन्नान साहब के बारे में तो आपने जाना ही होगा, ये 7वें सेक्रेटरी जनरल थे 1997 से 2006 तक। ठीक है, और कुर्ट वल्डेहम ये जो है ये 1972 से 1981 तक थे और ये थे चौथे सेक्रेटरी जनरल। ठीक, सारी बातें हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who amongst the following painter was born in 1922 in Madhya Pradesh but lived and worked in France since 1950 and died in New Delhi? अब ये बहुत जबरदस्त सवाल है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, सैयद हैदर राजा, सैयद हैदर राजा। चलिए इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सैयद हैदर राजा जो है ये एक रिनाउंड इंडियन आर्टिस्ट है, रिनाउंड इंडियन आर्टिस्ट, और ये फ्रांस में 1950 तक रहे हैं। ठीक है, और ये इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण मिला है। और ये कब मिला है, 2007 में मिला है पद्म भूषण, और पद्म विभूषण मिला है इनको, पद्म विभूषण ये कब मिला है, 2013 में। ठीक है, बाद में इनको नॉन, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसको नॉन फ्रेंच होने पर भी क्या मिला है, प्रिक्स प्रिक्स डी ला क्रिटिक। और ये अवार्ड है, फ्रांस एक ऑनर देता है, तो ये इसको फ्रांस ने ये ऑनर दिया है और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई है 2016 में नई दिल्ली में, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, एम एफ हुसैन के बारे में सब लोग जानते होंगे, ये एक रिनॉन्ड इंटरनेशनल पेंटर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ द कंट्री डिपिक्टिंग द स्टोरी एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज इंदिरा मानव संग्रहालय इज सिचुएटेड इन। तो ये कहाँ सिचुएटेड है भाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये है भोपाल में। बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ द कंट्री, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IGRMS, ऐसे याद रख लीजिए, IGRMS। इसको नेशनल म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहते हैं या म्यूजियम ऑफ मैन भी कहते हैं, और ये कहाँ है, भोपाल में है। ठीक है, तो इसमें और क्या ही बताऊं मैं आपको, जाके देखिए मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल जो है ये है, द क्रोशियन हेड ऑफ नेशन वाज प्रेजेंट इन द स्टेडियम टू चीयर हर वर्ल्ड टीम इन वर्ल्ड कप फाइनल 2018, हर नेम वाज। और ये किस तरीके का सवाल है, देखिए ये बात कर रहा है कि नेशन के हेड कौन प्रेजेंट थे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गार्बर कियारोविक, गार्बर कियारोविक। ठीक, ये प्रेजेंट था मैच में, और ये क्रोशिया का प्रेसिडेंट रह चुका है, क्रोशिया का प्रेसिडेंट रह चुका है ये आदमी, और ये 2015 से लेकर 2020 तक क्रोशिया का प्रेसिडेंट था। ठीक है, एक्चुअली में आदमी नहीं है ये औरत है, नाम से तो पता नहीं चलता इन लोगों का कि ये आदमी है या औरत है। शी वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ क्रोशिया फ्रॉम 2015 से 2020 एंड शी वाज देयर इन द वर्ल्ड कप फाइनल मैच ऑफ फुटबॉल इन 2018। अब देखिए ये 2019 का पेपर है, तो 18 में जो चीजें होंगी वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पूछी गई है। ज्यादा इसमें नहीं बात करते हैं क्योंकि ये सवाल अब इररिलेवेंट है आने वाले पेपर में। लेकिन हाँ, 2022 में ध्यान रखने वाली बात है कि 2023 का जो पेपर है उसमें इस तरीके का चीज जो 23 में इवेंट हुआ है या 22 में जो इवेंट हुआ है, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड राइट ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस। तो ये देखिए एक केस हुआ था, उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, और इसी वजह से आर्टिकल 21 को फंडामेंटल राइट बनाया गया। कब बनाया गया था, 86th अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट 2002 में फंडामेंटल राइट बनाया गया था आर्टिकल 21। ठीक है, और आर्टिकल 21 को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया और आर्टिकल 21A के तहत इसको बनाया गया है फंडामेंटल राइट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया था उन्नी कृष्णन JP वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये कब हुआ था, 1993 में, 1993 में। ठीक है, दिस केस एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट विद द फाइंडिंग ऑफ द इन द अर्लियर केस। ये एक्चुअली इससे पहले एक केस आया था मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका, और ये आया था 1992 में। और आर्टिकल कौन सा है, 21A ऑलरेडी बता दिया।
और ये क्या कहता है कि 6 साल से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको कंपल्सरी फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। मिलता है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन फ्री एजुकेशन का प्रावधान है इस आर्टिकल के तहत। और ये राइट टू एजुकेशन आर्टिकल आया कब था? ये आया था 1 अप्रैल 2010 को आया था। 1 अप्रैल 2010 को आया था। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ये गोविंद वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये केस भी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो है राइट टू प्रिवेसी आया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केस ऑफ परमानंद कतरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस है इसके तहत स्टेट टू प्रिजर्व लाइफ, इसके तहत जो आया था ये आया था स्टेट टू प्रिजर्व लाइफ। और लास्ट में जो है चमेली सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस केस के तहत क्या आया था? राइट टू शेल्टर एज अ कंपोनेंट ऑफ द राइट टू लाइफ। राइट टू शेल्टर जो है वो भी, राइट टू शेल्टर ये भी कहाँ आता है, किसके अंदर आता है? राइट टू लाइफ के अंदर, जो कि है हमारे आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनके बारे में आपको जो भी ऑप्शन में है उस केस को उठा सकता है फिर से पीसीएस और एमपीपीसीएस में, फिर आपको ये देखा जा सकता है क्वेश्चन। तो सारे जितने केस हैं उनको आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन्स? इसको हटा देता हूं मैं। अगला सवाल है ऋग्वेदिक पानी कौन से क्लास, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेडर्स। ये आंसर हो जाएगा ट्रेडर्स। मतलब क्या हुआ, ऋग्वेदिक पानी जो है ये एक्चुअल में इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जा रही है। पानी जो होता है ये रिच एंड एंटरप्राइजिंग मर्चेंट है, और ये पैसा कमाते हैं ट्रेड से, या फिर किससे कमाते हैं? सूद पे पैसा देकर। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद, तो ये ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना वेद है, और इसको मानव जाति का पहला वसीयतनामा भी कहा जाता है। मानव जाति का पहला वसीयतनामा, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें 1028 भजन है, 1028 भजन है, और 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, और ये सबसे पुराना वेद है। ठीक, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं एमपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।